तो भाई मान लेते हैं कि महीनों तक विनतियां करने के बाद तुम्हारे पिताजी फाइनली तुम्हें एक लैपटॉप दिलाने के लिए मान जाते हैं। तुम दुकान पे पहुंच भी जाते हो, लेकिन वहां पहुंचते ही दुकानदार तुमसे कुछ ऐसे सवाल करता है, हाँ भाई कौन सा लैपटॉप दिखाऊं, i7, i5, Ryzen 7, Ryzen 5, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड चाहिए, AMD का है, RTX वाला, GTX वाला। अब ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, बैगन। और तुम्हारी भोली सी सूरत और आंखों में कंफ्यूजन देख के तुम्हें वो दुकानदार कोई सा भी ऐरा गैरा लैपटॉप चिपका देता है और खुद मोटा पैसा कमा लेता है। अब ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए मैं लेके आया हूँ द अल्टीमेट लैपटॉप बाइंग गाइड। तो यार अगर तुम एक लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर से पूरी देख लेना, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन है सब की सब क्लियर हो जाएंगी। खाओ माँ कसम। तो यार कोई भी लैपटॉप बाय करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को लैपटॉप चाहिए किस लिए। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में आते हैं सारे के सारे गेमर्स। ये वो लोग हैं जिनको लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए या फिर अपने गेम्स को ट्विच या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम करने के लिए। सेकंड कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क्स वाले। इस कैटेगरी में वो लोग आने वाले हैं जिनको वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह ऐसा काम करना है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्टूडेंट और ऑफिस गोइंग पीपल। यार इस कैटेगरी में वो लोग आने वाले हैं जिनको अपनी एक्सेल शीट वगैरह संभालनी है, वर्ड का काम है, PPTs बनानी है, लाइट कोडिंग करनी है। तो यार वो सब लोग इस वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। तो यार अगर आप गेमिंग वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपके लैपटॉप में एक अच्छा GPU होना ही चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि CPU मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करने वाला है आपका GPU, क्योंकि आपके गेम में जितना कुछ भी रेंडर होने वाला है सब कुछ आपका GPU ही रेंडर करने वाला है। तो उसके लिए एक अच्छा GPU होना ज़रूरी है। साथ ही में अगर आप प्रोडक्शन वाला काम करने वाले हो तो उसमें आपको एक अच्छा CPU होना ज़रूरी है ताकि आपका सारा काम स्मूथली हो पाए। साथ ही में आपको एक GPU की भी नीड होने वाली है। पर ऐसा क्यों यार? क्योंकि सारा का सारा रेंडरिंग तो आपका CPU करता है। यार अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपका जो रेंडरिंग वाला काम है वो अब CPU नहीं, अब आपकी GPU के कोर संभालते हैं। और यार मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए कोई एक लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें एक NVIDIA का GPU हो, क्योंकि उसके जो CUDA कोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है अगर अपन कंपेयर करें AMD के कोर्स से। और लास्ट में अगर आप एक स्टूडेंट या फिर ऑफिस गोइंग पीपल हो तो आपको यार ऐसा लैपटॉप चाहिए जो आप कहीं पर भी ले जा सको, क्योंकि जो पहले की 2 कैटेगरीज है जिसमें आते हैं अपने गेमर्स और प्रोडक्शन वाले, उनमें यार जो लैपटॉप होने वाले वो काफ़ी भारी भरकम होने वाले हैं और उनकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही कम होने वाली है। और यार अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो तो आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो थिन एंड लाइट हो ताकि आप उसको आराम से कैरी कर पाओ अपने कॉलेज के लिए, अपने ऑफिस तक। और साथ ही में उसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हो ताकि आप उसको बिना प्लग करे, बिना चार्ज करे काफ़ी देर तक यूज़ कर पाओ। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। तो यार अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी बेस्ट लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने लैपटॉप के दिमाग की, जो कि है उसका प्रोसेसर। तो अगर बात करें अपन प्रोसेसर की तो लैपटॉप के प्रोसेसर्स मेनली 2 कंपनीज बनाती है, जो कि है इंटेल और AMD। इंटेल और AMD दोनों में ही 4 मॉडल्स आते हैं प्रोसेसर के, जो कि है i3, i5, i7 और i9 इंटेल में, और Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 AMD में। अगर बात करें अपन के परफॉर्मेंस की तो i3 बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है, फिर आता है i5 जो कि एक मिड लेवल प्रोसेसर है, और फिर i7 और i9 जो कि हाईएस्ट टियर प्रोसेसर हैं। और जैसे जैसे अपन i3 से i9 की तरफ बढ़ते हैं उसी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है, और यही सेम हायरार्की AMD में भी फॉलो होती है। अब यार ये देखकर कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, अगर आपको कम परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको i3 के साथ जाना चाहिए, और आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको i9 के साथ जाना चाहिए। ईजी राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो इसमें जो i7 वाला प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल है i9 वाले प्रोसेसर से। लेकिन ऐसे क्यों? तो अगर आप किसी भी प्रोसेसर के नाम को पढ़ोगे तो उसके जो मॉडल नंबर के बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो बताती है कि वो कौन से जनरेशन का है। जैसे कि इस प्रोसेसर में फर्स्ट 2 डिजिट्स 13 है, यानी कि 13। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर 13 जेन का प्रोसेसर है। लेकिन यार ये तो i7 और i9 दोनों ही 13 जेन के प्रोसेसर है, फिर क्यों i7 ज़्यादा पावरफुल है i9 से? तो ये पता लगाने के लिए अपन को जानना पड़ेगा कि इनके लास्ट के लेटर्स का मतलब क्या है। प्रोसेसर के नाम के लास्ट के लेटर्स बताते हैं कि वो कौन से सीरीज का प्रोसेसर है, और मार्केट में ऐसे 7 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं जिसमें G1, G7, U, Y और P लो पावर CPUs होते हैं, और H,
HX सीरीज के प्रोसेसर हाई पावर सीपीयूज होते हैं। अब जैसे जैसे अपन स्टेबल में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उसी के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो Y सीरीज के प्रोसेसर हैं वो सबसे कम पावरफुल होने वाले हैं, लेकिन इनकी जो पावर एफिशिएंसी है वो सबसे हाईएस्ट रहने वाली है। और दूसरी साइड जो HX सीरीज के प्रोसेसर हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, लेकिन उनकी जो पावर एफिशिएंसी है वो सबसे कम रहने वाली है। जो G1 और G7 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उनमें एक अच्छा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगा होता है, मतलब आप उसको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर बाकी से तुलना करें तो ये ज्यादा पावरफुल होता है इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। तो यार अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसको आप बिना चार्ज पे लगाए ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो, जिसकी पावर एफिशिएंसी अच्छी हो, तो आपको U या फिर P सीरीज के प्रोसेसर क्या जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई हैवी टास्क रन करना है तो आपको H या उसके ऊपर के प्रोसेसर क्या जाना चाहिए। तो वापस चलते हैं अपनी टेबल की तरफ और देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर कौन सा रहने वाला है। तो अगर आप गेमिंग या फिर प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में लाइक करते हो तो आपको एक H या उससे ऊपर के सीरीज का प्रोसेसर कंसीडर करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक i5 12 जिन प्रोसेसर तो आप ले ही लो। और अगर आप स्टूडेंट या फिर ऑफिस वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको U या फिर P सीरीज वाला प्रोसेसर कंसीडर करना चाहिए। मेरे मानो तो आपके लिए एक i3 12 जिन प्रोसेसर या फिर Ryzen 3 6000 सीरीज वाला प्रोसेसर इनफ रहेगा। नंबर 2, ग्राफिक कार्ड। लैपटॉप में दो तरीके के ग्राफिक कार्ड आते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपके सीपीयू के साथ ही आते हैं। ये बहुत ही कम पावरफुल होते हैं और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट के ही काम आते हैं। इसमें आप कोई भी ग्राफिक हंग्री टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। सेकंड टाइप के ग्राफिक कार्ड होते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ये आपके सीपीयू से अलग आते हैं और इनके लिए एक डेडिकेटेड चिप लगाई जाती है आपके लैपटॉप में। और ये ग्राफिक कार्ड्स मेनली दो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, जो कि है एनवीडिया और AMD। तो अगर आपके ग्राफिक कार्ड के नाम में RTX, GTX या फिर Quadro आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है। और अगर आपके ग्राफिक कार्ड में RX आता है तो वो AMD का ग्राफिक कार्ड है। एनवीडिया की RTX सीरीज में आपको रे ट्रेसिंग और DLSS फ्रेम जनरेशन जैसी नई टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी अच्छा कर देते हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजीज है वो AMD ग्राफिक कार्ड पे इतनी अच्छी रन नहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रोडक्शन के लिए भी कोई लैपटॉप सोच रहे हो तो उसमें भी आपको एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड ही कंसीडर करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके जो CUDA कोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं AMD ग्राफिक कार्ड कंपेरिजन में। तो यार एक ग्राफिक कार्ड को चूज करते हुए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है मॉडल। तो जैसे जैसे आप ग्राफिक कार्ड के मॉडल के नंबर्स बढ़ते हैं उसी के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि RTX 3080 ज्यादा पावरफुल है RTX 3070 से, जो कि ज्यादा पावरफुल है RTX 3060 से, एंड सो ऑन। सेकंड है आपके ग्राफिक कार्ड की वॉटेज। अगर आप ग्राफिक कार्ड के नाम को देखो तो लास्ट में एक नंबर के बाद W लिखा होता है। वो नंबर है उस ग्राफिक कार्ड का वॉटेज, कि वो ग्राफिक कार्ड कितने वॉट्स का है। तो जितना ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड का वॉटेज होगा उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा वो ग्राफिक कार्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो 3060 है, जिसमें एक में 140 वॉट का 3060 है और दूसरा 80 वॉट का 3060 है, तो जो 140 वॉट वाला 3060 है वो ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 80 वॉट वाले से। और तीसरी और आखिरी चीज़ है VRAM। तो यार जैसे CPU को प्रोग्राम स्टोर करने के लिए एक रैम की जरूरत होती है, वैसे ही ग्राफिक कार्ड को भी VRAM की जरूरत होती है। तो आपकी ग्राफिक कार्ड की VRAM जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर मेरी मानो तो आजकल के गेम्स और प्रोग्राम्स के हिसाब से आपको एक मिनिमम 6 GB VRAM वाला लैपटॉप तो लेना ही लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी नीड के हिसाब से आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड कंसीडर करना है। तो अगर आप गेमर या फिर प्रोडक्शन वाले कैटेगरी में लाइक करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एनवीडिया का RTX सीरीज से ग्राफिक कार्ड लो, जिसमें मिनिमम 6 GB VRAM तो हो ही। और जो RTX ग्राफिक कार्ड लोगे वो मिनिमम एक 3050 तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो, या फिर आप RTX 20 सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट और ऑफिस वाले कैटेगरी में लाइक करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका सारा का सारा काम एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से आराम से हो जाएगा। नंबर 3, रैम। यार आजकल के गेम्स और प्रोग्राम्स काफी ज्यादा रैम हंग्री हो गए हैं, और मेरी मानो तो रैम एक ऐसी चीज है जो आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस आ सकती है। तो यार अगर आप गेमिंग या फिर प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में लाइक करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक लैपटॉप लो जिसमें मिनिमम 16 GB ऑफ रैम तो हो ही। और हाँ, अगर आपको एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग या फिर 3D मॉडलिंग करनी है तो उसमें तो आपको 32 GB मिनिमम रिकमेंडेड रहेगी। बट अगर आप स्टूडेंट या फिर ऑफिस वाले कैटेगरी में लाइक करते हो तो आपके लिए 8 GB रैम सफिशिएंट होने वाली है। लेकिन उससे नीचे मत लेना, क्योंकि अगर उससे नीचे लोगे तो कई जगह आपको लैग देखने को मिल सकता है। तो यार रैम चूज करने के बाद अपनी टेबल कुछ ऐसी दिखने वाली है। नंबर 4, स्टोरेज। तो यार अगर अभी भी आप ये सोचते हो कि आपको एक SSD की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपका काम हार्ड ड्राइव से हो जाएगा,
तो भाई तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। आजकल की जो SSDs है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है हार्ड ड्राइव से। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी लैपटॉप लो उसमें मिनिमम एक 256 GB की SSD तो लगी हुई ही हो। बाकी यार ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी स्टोरेज की नीड होने वाली है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आपको कितनी स्टोरेज का लैपटॉप लेना है। नंबर 5, स्क्रीन। तो यार अगर आप एक गेमर हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपके लैपटॉप में एक मिनिमम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन तो हो ही, क्योंकि कई गेम्स मेनली कॉम्पिटिटिव गेम्स जैसे कि वेलो या फिर CSGO, उसमें आपको एक हायर रिफ्रेश रेट स्क्रीन होने का एडवांटेज मिलता ही मिलता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट होगी उतना ही आसान आपके लिए आपके सामने वाले प्लेयर को ट्रैक करना होगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक वाला काम करते हो तो आपके लैपटॉप में एक हाई कलर एक्यूरेसी वाली स्क्रीन तो होनी ही चाहिए। अब कलर एक्यूरेसी के कई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जैसे कि sRGB और NTSC। अब अगर आप इस लैपटॉप के स्पेक्स को ध्यान से देखो तो इसमें एक 100% sRGB वाली स्क्रीन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन sRGB कलर गैमेट का 100% कलर शो कर सकती है, और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्क्रीन की कलर एक्यूरेसी होने वाली है। तो आपको एक ऐसा लैपटॉप कंसिडर करना है जिसके स्क्रीन की कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो फाइनली स्टोरेज और स्क्रीन चूज करने के बाद अपनी टेबल पूरी भर चुकी है और कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब यार लास्ट में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में हो और आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसको आप हर जगह लेके जा सको और उसको आपको लॉन्ग टर्म तक बिना प्लग करे यूज़ भी करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट बैठ रहा है तो आप एक मैकबुक बाय कर लो। अब मैकबुक कौन सी बाय करनी है, तो यार एक मिनिमम M1 वाली मैकबुक बाय करना जिसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाए। और यार अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप मैकबुक एयर ही बाय करना, आपको मैकबुक प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आपका बजट है तो यार पैसा है उड़ाओ, कौन मना कर रहा है। तो हाँ, इसी के साथ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज SG साइनिंग ऑफ।